जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी अड्डा पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का फॉर्म आ चुका है, बिहार दरोगा का फॉर्म आने वाला है और शिक्षक बहाली के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें एक पॉलिटी की क्लास शुरू की जा रही है और ये पॉलिटी की क्लास जो होगी मात्र 20 से 21 घंटे की क्लास होगी, जिसमें पूरा पॉलिटी कवर कर लिया जाएगा और पूरा का पूरा पॉलिटी इसमें कवर कर दिया जाएगा, जिसके तहत आप इसका अगर पूरा कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, साथ में जुड़े रहते हैं, तो मात्र 20 से 21 घंटे में आप इन तीनों में से जो भी एग्जाम देंगे, हालांकि सभी एग्जामों के लिए उतना ही रिलेवेंट है, लेकिन खासकर इनके लिए सिलेबस डिजाइन किया गया है, तो इसमें से कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो 80+ सवाल बड़ा ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहले से कहीं क्लास कर चुके हैं तो ये आपके लिए और रामबाण है और इससे क्या होगा कि आपके सवाल 9 के बराबर गलत होंगे, यानी कि 100% सवाल बनाने की क्षमता आप में विकसित हो जाएगी। तो इसके साथ साथ हम आपको जो भी क्लास लेंगे इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही इस सब्जेक्ट से या इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जितना भी आपको क्वेश्चन होगा मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करेंगे और सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप कितना सवाल सॉल्व कर पाते हैं। और साथ ही अगर आप इसमें आपको लगता है कि आपके तैयारी में इससे थोड़ा सा भी योगदान हो रहा है तो आप इसको शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्त, ये चूँकि टारगेट बैच है तो बिना किसी भूमिका के हम लोग सीधे क्लास में चलते हैं और देखते हैं हमारा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। इसके तहत अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला टर्म आता है संविधान। संविधान चूँकि है क्या, अगर हम लोग इसमें देखें तो संविधान में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि संविधान क्या है। तो हम लोग इसके लिए कह सकते हैं कि संविधान जो है नियम और उपनियम का संग्रह है, यानी कि संविधान जो है कुछ नियम और कुछ उपनियम है, उन्हीं को मिला के जो इसका संग्रह करके एक दस्तावेज तैयार किया जाता है, उसी दस्तावेज को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। साथ ही देखिएगा तो एक चीज़ और ये कहता है कि जनता और राज्य के बीच संबंध, यानी कि जनता और राज्य के बीच किस तरह का संबंध होगा ये कौन तय करेगा, तो ये हम लोग का संविधान तय करता है। और साथ ही देखिएगा तो सरकार का संचालक और यह सरकार का संचालन कैसे होगा, क्या चीज़ें कौन करेगा और किस तरीके से इसमें आगे बढ़ा जाएगा, इन सब का दिशा निर्देश भी कौन देता है, तो संविधान देता है। साथ ही अगर हम लोग आगे बढ़ें तो फिर देखें कि ये क्यों, यानी कि संविधान क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो इससे क्लियर होता है कि कानून कौन बनाएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। नहीं तो पता चले कि कोई भी जो संविधान है, कोई भी जो संस्था है वो अपने अपने मन से कानून बना रही है और अपने अपने मन से कानून को लागू कर रही है। इस तरह से टकराव बढ़ जाएगा और टकराव के कारण क्या होगा, देश में हमेशा विपरीत परिस्थितियां बनी रहेंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो संविधान है ये तय करता है कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, तो इसलिए आवश्यक हो जाता है संविधान, ये बताता है कि कानून कौन बनाएगा। साथ ही आगे देखिएगा तो ये शक्ति का वितरण करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो हम लोग यहाँ जानते हैं कि न्यायपालिका है, विधायिका है और कार्यपालिका है, इन तीनों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है कि कार्यपालिका का काम क्या होगा, विधायिका का काम क्या होगा और न्यायपालिका का काम क्या होगा। इन तीनों के बीच जो शक्ति का बंटवारा करता है ये कौन करता है, तो हमारा संविधान करता है। साथ ही हम लोग देखें कि कैसे, यानी कि कोई भी जो संविधान है ये रातों रात की घटना नहीं है। चाहे दुनिया में देखें या कहीं भी देखें, संविधान एक रात की घटना नहीं है। या किसी भी वस्तु को आप देखते हैं तो ये निरंतर इसमें क्या होता है, विकास होते रहता है। हमारे संविधान में भी या दुनिया के किसी भी संविधान में आप देखिएगा तो हमेशा से विकास होता रहा है। अगर आधुनिक युग में अगर हम लोग देखें, ऐसे तो मनुष्य जब से रहा है तब से किसी न किसी प्रकार से कानून उपस्थित रहा ही है, लेकिन अगर आधुनिक युग में हम लोग देखें तो इसका शुरुआत हम लोग मान के चलते हैं कि ब्रिटेन से हुआ है। और ब्रिटेन में आप लोगों ने सुना होगा कि 1688 ईस्वी में एक क्रांति होती है जिसको ग्लोरियस क्रांति यानी शानदार क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये रक्त विहीन क्रांति थी, इसमें किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ था और इसीलिए इसको रक्त विहीन क्रांति भी कहा जाता है। इसी के तहत ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र आया था, यानी कि एक राजा भी होगा लेकिन एक संविधान होगा, उसी के तहत क्या होगा, राजा शासन चलाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक फ्रांस की क्रांति होती है, रूस की क्रांति होती है, अमेरिका में क्रांति होती है। अमेरिका की जो क्रांति होती है उसी के तहत क्या होता है, एक लिखित संविधान जैसे चीज़ हम लोग को मिलता है और धीरे धीरे हम लोग आज की दुनिया में प्रवेश करते हैं। लेकिन भारत का जो स्थिति है, भारत का स्थिति थोड़ा सा अलग है। भारत में देख रहे हैं तो मुगलों का शासन रहा है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं तो बहुत दिनों तक अंग्रेजों का शासन रहता है। तो भारत का जो संविधान है ये अंग्रेजों से बहुत प्रभावित रहा है। इसीलिए देखिएगा तो जो अंग्रेजों का जब शासन यहाँ पे चल रहा था तो इसके शासन को हम लोग 2 पार्ट में बांट के चलते हैं। यानी कि एक कंपनी का शासन, जब से कंपनी यहाँ पे शासन संभालती है उसके द्वारा जो कानून बन के आते हैं और भारत में लागू होते हैं तो उसको कंपनी के शासन का दिन माना जाता है। लेकिन फिर आगे चल के आप देखते हैं कि 1857 का एक विद्रोह होता है, जिसके बाद कंपनी की क्षमता जो होती है या शक्ति होती है जिसमें गिरावट होती है,
इसको ध्यान में रखते हुए जो ब्रिटिश सरकार है या ब्रिटिश क्राउन है, उन्होंने क्या किया, यहाँ का शासन अपने हाथ में ले लिया और डायरेक्ट वहाँ से शासन करना शुरू कर दिया। इसीलिए उसको हम लोग ताज का शासन कहते हैं। और इसी के तहत जब कंपनी शासन कर रही थी तो इसमें कुछ लाभ के लिए इनके यानी कि कंपनी के लाभ के लिए कुछ कानून लाए जाते थे। तो किस तरह से कानून जो थे बाद में हम लोग के संविधान के लिए भी लाभदायक हुए, इसको इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। ताज के अंतर्गत जो भी कानून बना के लाए गए, तो ताज के अंतर्गत जो कानून आए वो हमारे संविधान के लिए किस तरह से लागू हुए या किस तरह से लाभदायक रहे, किस तरह की दिशा दिया हम लोगों को, तो इसका भी अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। और इस तरीक़े से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी का शासन, कंपनी के अधीन अगर हम लोग शासन को देखें तो कंपनी के अधीन शासन में देखिएगा तो कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक चलता है। मेनली ये शासन ब्रिटेन के द्वारा ही चलाए जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन के द्वारा कंपनी के लाभ के लिए या कंपनी के सुधार के लिए इस तरह के बार बार कानून बना के भेजे जाते हैं। उसी को हम लोग कंपनी के अधीन शासन कहते हैं। यानी कि 1773 ईस्वी से लेकर 1853 ईस्वी तक जितने भी कानून भेजे गए वो कंपनी में सुधार करने के लिए और कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के लिए बनाए गए। तो इस कानून के तहत देखिएगा तो सबसे पहला भारत में जो कानून आता है उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस कानून के तहत जो मुख्य बातें, ऐसे तो बहुत सारी बातें कही गई थी, बहुत सारे कानून आए थे, लेकिन हम लोग सभी कानून को नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होगा उन्हीं सब पॉइंटों को देखते चलेंगे जो हमारे परीक्षा में पूछ सकता है। इस तरह की चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बम्बई और मद्रास दो प्रेसिडेंसी थी, उन दोनों प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। आप जानते हैं कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी थी और इसमें बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी ऐसा था जिसको कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। उसी के तहत देखिएगा तो इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई कलकत्ता में। यानी कि 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कहाँ पे? कलकत्ता में। उस समय देखिएगा तो इसमें 4 सदस्य थे, यानी कि 4 जजों का एक टीम था इसमें, जिसमें देखिएगा तो सर एलिजा इम्पे थे, ये उस समय के चीफ जस्टिस थे। आप कह सकते हैं कि उस समय के चीफ जस्टिस थे और बाकी जो ये 3 थे ये बस न्यायाधीश थे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि उस समय 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, जिसमें 4 सदस्य थे। सर एलिजा इम्पे इसके चीफ जस्टिस थे और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड ये न्यायाधीश थे। फिर आगे देखिएगा तो कंपनी के कर्मचारियों के लिए इसमें ये बात रखी गई कि कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार जो है बंद कर दिया गया। आप देखते हैं कि हमेशा से क्या है कि कोई भी संस्था हो या सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, जब उसमें कर्मचारियों को हम लोग छूट देते हैं और निजी व्यापार के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं तो कंपनी का जो लाभ होता है हमेशा नीचे गिरता है, कार्यशैली पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कंपनी इसको सुधार करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि कोई भी कर्मचारी अब निजी व्यापार नहीं करेगा। चूँकि क्या हो रहा है कि कंपनी का काम प्रभावित हो रहा है। और साथ साथ देख रहे हैं तो भारतीयों से जो ये उपहार लेते थे इसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि उपहार का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि कहने को उपहार होता है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या राज होते हैं ये हम सभी जानते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे जब हम लोग देखें तो फिर 1784 ईस्वी में एक नया एक्ट आता है जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट को आप देखिएगा तो ये विलियम पिट के द्वारा लाया गया था। विलियम पिट उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के द्वारा यह एक्ट लाया गया था। इस एक्ट में द्वैध शासन के प्रारंभ किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा द्वैध शासन का प्रारंभ होता है। फिर आगे देखिएगा तो जितने भी क्षेत्र पे कंपनी का अधिकार हो गया था, यानी कि कंपनी अपना गोदाम बना कर रखी थी, अपना जगह बना कर रखी थी, उन सभी को एक साथ समेट के ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा जाने लगा। यानी कि इस एक्ट में आप देखिएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र आते थे सबको ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। फिर आगे देखिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे एक्ट आए थे, लेकिन जो हम लोग के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और जो सवाल पूछा जा सकता है उन्हीं को हम लोग आगे देखेंगे। फिर इसमें देखिएगा तो चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में देखिएगा तो कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, यानी कि कंपनी तो मेनली व्यापार के लिए ही आई थी, लेकिन अब देखा गया कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार क्या कर दिया गया, यहाँ से खत्म कर दिया गया। यानी कि कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, कंपनी फुल्ली क्या हो गई है, टोटली अब राजनीतिक संस्था बन गई है। यानी कि केवल और केवल राजनीति करेगी और इसमें व्यापारिक अधिकार इसके समाप्त कर दिए गए। फिर आगे देखिएगा तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि अब जो केवल बंगाल के लिए शासन प्रशासन को देखता था, अब उसको पूरे भारत के लिए शासन प्रशासन देखने का पावर दे दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इसमें पूछा जाता है तो ये दास प्रथा का इसमें अंत कर दिया गया। यानी कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। फिर आगे देखते हैं हम लोग चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी। चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में देखिएगा तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इसमें
कि सिविल सेवा में भारतीयों को पहली बार प्रवेश मिलता है 1853 ईस्वी में। तो आप इसको उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। और आगे हम लोग फिर देखते हैं कि ब्रिटिश ताज के अधीन जो शासन चला, उस ताज के अधीन में क्या क्या चीज़ें देखी गई और किस तरह के एक्ट लाए गए और उसका क्या प्रभाव पड़ा। और देखते हैं ब्रिटिश ताज का जो शासन था इसके अंतर्गत, यानी कि देखिएगा तो पहले कंपनी का शासन चल रहा है, लेकिन 1857 में एक विद्रोह होता है, जिसके बाद लगता है कि कंपनी अब शासन को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए ब्रिटिश ताज अपने अधीन सभी शासन को ले लेता है और अपने से डायरेक्ट कानून भेजता है और कानून के द्वारा शासन चलाता है। जिसके तहत देखिएगा तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी की कुछ मुख्य बातें को हम लोग देखें तो सबसे पहले देखिएगा तो एक भारत का राज्य सचिव का जो पद है इसको लाया गया। भारत का एक राज्य सचिव का पद लाया गया और कहा गया कि जो ये भारत का राज्य सचिव होगा ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य भी होगा और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी कि भारत के कामों को देखेगा। और इसको स्पेशल भारत के कामों को देखने के लिए ही बनाया गया था, जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ये सदस्य यानी कि एक मंत्री था जो भारत के कामों को देखता था और ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी था। भारत में इसके सहयोग के लिए एक 15 सदस्यीय टीम होती थी, यानी कि 15 सदस्य होते थे इसके सहयोग के लिए। किसके सहयोग के लिए? तो भारत के राज्य सचिव के। भारत के राज्य सचिव के लिए एक 15 सदस्यीय टीम होती थी जो इसके काम में सहायता करती थी। आगे देखिएगा तो भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था इसको समाप्त कर दिया गया और समाप्त करके एक नया पद बनाया गया वायसराय ऑफ इंडिया। वायसराय ऑफ इंडिया यानी कि भारत का गवर्नर जनरल जो होता था वो पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय ऑफ इंडिया का नया पद बनाया गया। साथ ही देखिएगा तो जो मुगल सम्राट का पद था इसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि मुगल सम्राट का पद क्या था इसको समाप्त कर दिया गया। चूँकि 1857 के विद्रोह में उन्होंने भारतीयों का साथ दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, इसलिए जो इनको पेंशन वगैरह मिलता था इसको बंद कर दिया गया और ये पद ही समाप्त कर दिया गया। उसके बाद इनको जेल में भेज दिया गया। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं और इतिहास के क्लास में हम लोग देखेंगे भी। फिर बाद में देखिएगा तो भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है। इसमें विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है, यानी कि आप देखिएगा तो बम्बई को और मद्रास को, इन दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि 1773 में जैसे हम लोग देख रहे थे कि दोनों का पावर लेके कलकत्ता को दे दिया गया था, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि नहीं, ये बम्बई को भी अधिकार होगा कि ये कानून बनाएंगे और मद्रास को भी अधिकार होगा कि अपने क्षेत्र में कानून बनाएंगे। यानी कि एक तरह से देखिएगा तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है और बम्बई और मद्रास को अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। फिर आगे हम लोग अगर देखें दोस्त तो भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में आता है। अधिनियम बहुत सारे आए लेकिन जो आपके परीक्षा के लिए जरूरी है वही हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए अभी बहुत सारा चीज़ें बाकी हैं, लेकिन उतना सारा चीज़ पे हम लोग नहीं जाएंगे। जो हम लोग के परीक्षा के लिए जरूरी है बस वही चीज़ें देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी की तरफ चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 में देखिएगा तो इसी को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, क्योंकि उस समय मार्ले जो थे भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो यहाँ के ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो गवर्नर जनरल या वायसराय, तो ये मार्ले और मिंटो की जो सुधार आ रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। यानी कि जो वायसराय थे ये मिंटो थे और मार्ले क्या थे? भारत के राज्य सचिव थे। यानी कि हम लोग कहें तो भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में अगर हम लोग देखें तो मार्ले और मिंटो सुधार, यानी कि मार्ले जो थे भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो यहाँ के वायसराय थे। तो इसीलिए इन्हीं के नाम को मिला के एक मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे देखिएगा तो इसमें कहा गया कि मुस्लिमों के लिए एक अलग से निर्वाचन व्यवस्था बनाई गई। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपसे पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए एक अलग से निर्वाचन व्यवस्था बनाई गई, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार, इस दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहेगा आप उसको बनाइएगा। इसी के तहत मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था बनाई गई और इसी को ध्यान में रखते हुए इसी कारण से जब ये मुस्लिमों के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाते हैं तो एक तरह से सांप्रदायिक चीज़ें को बांटने का प्रयास किया जाता है। तो इसीलिए लॉर्ड मिंटो को हम लोग सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। यानी कि सांप्रदायिक आधार पर बांटा था, इसीलिए हम लोग सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को कहते हैं। आगे हम लोग देखें फिर तो भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में आता है और भारत शासन अधिनियम 1919 में देखिएगा तो उस समय भी भारत के जो राज्य सचिव थे मॉन्टेगू थे और भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। तो इसीलिए इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में देखिएगा तो देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी कि डायरेक्ट चुनाव की बात होने लगी और डायरेक्ट चुनाव के द्वारा ये चीज़ें शुरू हो गई। यानी कि देश में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत अगर पूछता है तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। फिर आगे देखिएगा तो पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है।
और साथ साथ इसमें देखिएगा तो एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है इसी अधिनियम के तहत। ये आपसे पूछेगा कि लोक सेवा आयोग का गठन कब किया जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया जाता है। फिर आगे हम लोग देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935 हम लोग के संविधान के निर्माण में, तो ये तो बहुत बड़ा योगदान है इसका। हम लोग देखते हैं कि लगभग इसमें से समझिए कि 250 से ऊपर आर्टिकल ऐसे हैं जो हम लोग डायरेक्ट इसी से उठा के रख लिए हैं। फिर भी इसमें हम लोग देखते हैं तो केंद्र में एक द्वैध शासन की शुरुआत होती है। वहाँ पे हम लोग देखे थे कि प्रांत में द्वैध शासन शुरू हो रही थी, और यहाँ देख रहे हैं कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो रही है। साथ साथ देखिएगा तो इसका एक ये भी फॉल्ट है कि इसी के तहत, इसी अधिनियम के तहत बर्मा और या जिसका अभी वर्तमान में नाम म्यांमार हो गया है, 1937 ईस्वी में भारत से अलग कर दिया जाता है। यानी कि बर्मा जो था पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 ईस्वी में इसे भारत से अलग कर दिया जाता है। साथ ही देखिएगा तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। फिर इसी में थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम लोग देखेंगे एक और कमीशन आता है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का भी योगदान थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। साइमन कमीशन देखिएगा तो 8 नवंबर 1927 को आया था और 1930 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। और ये चूंकि इसमें 7 सदस्य थे, इसके अध्यक्ष साइमन थे, इसीलिए इसके नाम पे साइमन कमीशन इसको कहा जाता है। और इसका विरोध होने के कारण यही था कि इसमें सभी सदस्य जो थे सब अंग्रेज थे, और सभी अंग्रेज होने के कारण इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसके। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ और भी जो आयोग के द्वारा या फिर जो और भी कानून लाए गए या और भी कमेटियाँ बनाई गई, उन सब का क्या हमारे संविधान पर योगदान रहा। तो इसमें हम लोग देखें तो क्रिप्स मिशन एक भेजा गया 1942 ईस्वी में, और क्रिप्स मिशन का देखिएगा तो ये बस एकल प्रतिनिधित्व, यानी कि केवल इसमें क्रिप्स ही थे, लेकिन ये मिशन जो था असफल हो गया। यानी कि मेनली आया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सहयोग लिया जाए भारतीयों का, और ये कहने लगा कि हम आपको बाद में जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो डोमिनियन स्टेट देंगे, या फिर आप कहिएगा तो आपके यहाँ स्वशासन की स्थापना की जाएगी, संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें सहमति नहीं बनी और ये जो आयोग था ये असफल हो गया। फिर बाद में देखिएगा तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आता है, लेकिन कैबिनेट मिशन में देखिएगा तो 3 तरह के 3 सदस्य हैं। एक पैथिक लॉरेंस हैं जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स हैं और एबी अलेक्जेंडर हैं। तो ये मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा, जो कैबिनेट मिशन के सदस्यों के नाम बारे में पूछ देता है कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था और इसमें कितने सदस्य थे। तो आप पैथिक लॉरेंस यानी कि अध्यक्ष थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। बाद में देखिएगा तो इसमें एक और मुख्य बातें थी कि जो ब्रिटिश भारत था और देसी रियासतें थी, जो देसी रियासत यानी कि जो राजाओं का शासन होता था जहाँ पे, तो ये जो ब्रिटिश भारत और देसी रियासत था दोनों को मिला के भारत संघ नाम दे दिया गया, यानी कि भारत का एक संघ बना दिया गया। किसके तहत? 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन के तहत। फिर आगे हम लोग कुछ देखें तो नोट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब कभी सवाल पूछ देता है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है, तो प्रांतों में जो कहा जाएगा इसको लियोनेल कर्टिस कहते हैं। और लियोनेल कर्टिस जो थे यही प्रांतों में द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं। 1926 में देखिएगा तो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जिसका सिफारिश कौन किया था? तो ली आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। 1946 ईस्वी में देखिएगा तो फिर इसी में आगे बढ़ के एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन होता है, जिसका लिस्ट हम आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपके PDF के साथ ही उसको ज्वाइन कर दिया जाएगा। और 1947 ईस्वी में जब हम लोग का देश आज़ाद हो जाता है तो उसी समय स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनता है, उसका भी लिस्ट आपको PDF में मिल जाएगा और आपके टेलीग्राम चैनल से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये इतना हम लोग को मुख्य रूप से देखें तो हम लोग संविधान के बारे में जान पाएँ। यानी कि संविधान तक पहुंचने के लिए आप देखे होंगे कि कई प्रक्रियाओं से हम लोग गुजरते कई कानून को समेटते, देखते, समझते और अपने ऊपर आजमाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ तक हम लोग का क्लास आज फिनिश होता है। आगे के क्लास में हम लोग भारत की प्रस्तावना यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको देखेंगे। आपको बस 20 से 21 घंटे की क्लास होगी और 20 से 21 घंटे की क्लास में आपको कंटिन्यू रहना है। और बस आप इतना मान के चलिए कि आपका जो पॉलिटी का सेगमेंट होगा उसमें आप 80+ क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व कर देंगे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।